वक्त कब किसका पलट जाए कोई नहीं जानता। वक्त फिल्म का ही एक डायलॉग है। फिल्मी दुनिया में ये कारनामे अक्सर होते रहते हैं। इनमें एक किस्सा एक घर का है जो अपने आप में इतिहास है। मेरठ से आया एक नौजवान, जब बेजू बावरा में तू गंगा की मौज में जमुना की धार गीत अपने ललराते बालों से गाता है तो फिल्मी दुनिया में तहलका मच जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाता है। चले आओ जी, चले आओ जी, का मिलन ये हमारा तुम्हारा। मैं भारत भूषण की बात कर रहा हूँ। भारत भूषण जब बुलंदियों पर थे तो बांद्रा में एक बंगला खरीदा। सामने समंदर की लहरें और हवाएं थी। सब कुछ सही चल रहा था। तब भारत भूषण जी ने फिल्मों को प्रोड्यूस करने का सोचा। बरसात की रात जैसी सुपरहिट फिल्म भी बनाई। फिर अगली 2-4 फिल्में जो नहीं चली और सितारे गर्दिश में आ गए। मेरे गीत अधूरे, तुम ही मेरा संगीत हो गौरी। भैया जी, घाटा हुआ तो कर्जों के बोझ के तले आ गए और अपनी जमा पूंजी बेचकर कर्जे चुकाए जाने लगे, तो जिसमें ये बंगला भी था। उन दिनों एक और स्टार तेजी से उभर रहा था, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार का सितारा बुलंदी पर था तो ये बंगला भारत भूषण से उन्होंने 25,000 रुपये में खरीद लिया। वो कौन है जो रूप जाती है कि ज़ुबान नाजुक बड़ी। और उन दिनों 25,000 रुपये एक बड़ी रकम हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार ने उस बंगले का नाम डिम्पल रखा, जो उनकी बेटी का नाम। बंगले में आने के बाद में राजेंद्र कुमार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। फिर बीच में राजेंद्र कुमार का भी सितारा मध्यम हुआ। एक तो एक और बड़ा स्टार फिल्मी दुनिया में छा चुका था जिसका नाम राजेश खन्ना था, और दूसरा बोझ उनको अपने बेटे कुमार गौरव को सक्सेस करना था, जिनके लिए फिल्मों में लॉन्च करना था। हालांकि उन्होंने जोखिम उठाकर अपने बेटे को लव स्टोरी फिल्म बनाकर लॉन्च भी किया। ये गुड़िया जापानी लगती है। फिर भी वो बंगला राजेंद्र कुमार के हाथों से फिसलता चला जा रहा था। राजेश खन्ना की निगाह उस पर पड़ी। राजेश खन्ना को यह बंगला बड़ा पसंद था। नजर के मिलते ही होशो हवास खो बैठे। पर राजेंद्र कुमार उसे एकदम से बेचने के मूड में नहीं थे। एक दिन राजेश खन्ना गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और मरीन लाइन जा रहे थे। कि अचानक मरीन ड्राइव पर समुद्र को लहरें का उछाल देखा, आवाजें समुद्र की। उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुकी। राजेश खन्ना नीचे उतरे और घुटनों तक समुद्र में चले गए। समुद्र का आशीर्वाद लिया और मन ही मन विचार किया कि काश मेरे पास कोई ऐसा बंगला हो और सामने बालकनी में समुद्र की लहरें, सवेरे में सूरज की उगती हुई किरणें। हो सकता है उस वक्त समुद्र भी आशीर्वाद देने के मूड में थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ तथास्तु। और अचानक राजेंद्र कुमार को पैसों की जरूरत आन पड़ी और उन्होंने राजेश खन्ना को कीमत मांगी 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये राजेश खन्ना की रकम थी। इतना मेहनताना भी नहीं था कि एक साथ पेमेंट कर सके, लेकिन राजेश खन्ना को ये बंगला
बहुत पसंद था और उन्हें लगा कि अब बंगला हाथ से फिसलता जा रहा है। तभी एक दिन और दिलचस्प वाकया हुआ। दक्षिण के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर सिन्नप्पा देवर साहब दिल्ली में एक फिल्म राजेश खन्ना साहब को लेकर बनाना चाह रहे थे। राजेश खन्ना बिजी थे अन्य फिल्मों में, इसलिए वो इसे करने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन सिन्नप्पा देवर साहब कहाँ मानने वाले थे। राजेश खन्ना ने आखिर उन्हें टरकाने के मूड में एक भारी रकम मांगी। कीमत थी 10 लाख रुपये, वो भी एक साथ एडवांस के तौर पर। सिन्नप्पा देवर हैरान हुए। हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। उस समय कोई भी बड़ा स्टार 2-3 लाख से ज़्यादा नहीं लेता था। राजेश खन्ना ने एक साथ 10 लाख रुपये मांगे और साथ में कह दिया कि सारे पैसे एडवांस लूँगा क्योंकि मुझे एक बंगला खरीदना है। सिन्नप्पा देवर जी ने सारी बात जानी और एक साथ 10 लाख रुपये थमा दिए राजेश खन्ना को और फिल्म शुरू हुई। फिल्म तो सुपरहिट साबित हुई। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। इतने में राजेंद्र कुमार ने कहा कि अब ये बंगला आपका हो गया, लेकिन इसका जो नाम है डिम्पल, ये मैं नहीं रखने दूंगा। आप जो भी दूसरा नाम रखें, लेकिन डिम्पल नहीं रखने दूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी का नाम है। राजेश खन्ना ने पुरानी बात याद आई, आशीर्वाद ही उनके दिमाग में आया। आशीर्वाद के तौर पर तो उन्होंने अपने बंगले का नाम दोबारा आशीर्वाद रख दिया और फौरन मान गए और उन्होंने बंगले का नाम रखा आशीर्वाद। लेकिन यह बंगला राजेश खन्ना को ज़्यादा फला नहीं। वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा। इनको लेने के बाद में 2-3 साल के बाद में राजेश खन्ना का कैरियर नीचे आता गया। शादी हुई उसी बंगले में, लेकिन वो भी ज़्यादा सफल नहीं रही, जिसका नतीजा अलग-दगी हो गई राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच में। राजेश खन्ना इस बंगले में आने के बाद फिर वो कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सके जहां वो पहले थे और धीरे धीरे वो गुमनाम होते गए। आखिर में मरने के बाद में अपनी वसीयत में ये बंगला जब 2 बेटियों के नाम कर गए थे, उन्होंने इसे बेच दिया और आधा आधा पैसा बांट लिया। मेरा मानना है कि उसमें वास्तु दोष तो गहरा था। पहले वो वास्तु दोष लागू नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वास्तु दोष पकड़ता गया। जिस आदमी की किस्मत अच्छी थी तो वास्तु दोष को अवसर नहीं मिला। डिम्पल नाम पर भी वो कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाया। आशीर्वाद नाम रखते ही उसने अपना दुष्प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया और नतीजा राजेश खन्ना को भुगतना पड़ा। भारत भूषण की भी इतनी किस्मत अच्छी नहीं थी। उनके हाथ थे कर्ज में डूबने के कारण उनको तो महज 25,000 में बंगला बेचना पड़ा था। राजेंद्र कुमार स्वभाव के नरम थे और किस्मत के भी धनी थे, लेकिन उनका बेटा कुमार गौरव थोड़ा अनलकी था। ऐसा क्या? उनके पैर रखते ही ये वास्तु दोष होता ही ऐसा है कि जिनके किस्मत थोड़े कमज़ोर होते हैं तो उनको प्रभाव डालना शुरू कर देता है। दुष्प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया और आखिर में वो बंगला बेचना पड़ा 150 करोड़ रुपये में। और उनके दामाद अक्षय कुमार ने भी उस बंगले को आगे 150 करोड़ रुपये में बीच में रहकर बेच दिया, जहां पर आज शॉपिंग सेंटर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और वो भी कम से कम 10-12 माला का बना हुआ है। वहाँ पर जहाँ पर जूह चौपाटी के पास में बंगले बने होते हैं, वहाँ पर
शॉपिंग सेंटर बना हुआ है। बिग बाजार शॉपिंग सेंटर, विले पार्ले शॉपिंग सेंटर, बॉम्बे के अंदर कॉम्प्लेक्स और बंगलों के बीच में शॉपिंग सेंटर आजकल बहुत अहमियत रखते हैं।